नमस्कार। और ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज लगभग मेरे को ये चैनल चलाते हुए 1 साल हो गया है और इस 1 साल पूरा होने पर आप सबको एक बहुत बड़ा धन्यवाद तो बनता ही है। हमारे दर्शक हमें जो देखते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेटा क्या कहता है कि टीम की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम डेटा लेकर बात करें। वो डेटा हम ज़्यादातर सरकारी सूत्रों से ही इकट्ठा करते हैं या फिर विश्वसनीय सूत्रों से ही। कोशिश हमेशा ये रहती है कि राजनीति को बीच में नहीं लाएं। इस बीच मैंने अपनी चैनल ये डेटा क्या कहता है या व्हाट डज दिस डेटा से पर 70 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। इसमें 25,000 से ज़्यादा अभी तक व्यूज़ आए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी बोलना है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इस मौके पर मैं एक नई सीरीज या सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है धन्यवाद। इस धन्यवाद या थैंक यू सीरीज में हम कुछ ऐसे लोगों को विजिट करेंगे जिन्होंने अपने कार्य की वजह से कुछ ऐसे काम किए जिनका बेनिफिट या फायदा आज हम लोगों को मिल रहा है, हमारी सरकारों को मिल रहा है। आज के राजनेताओं को तो हम कई बार धन्यवाद करते ही रहते हैं, जैसे कि मोदी जी को पिछले 7-8 साल में हमने कई बार धन्यवाद किया उनके बढ़िया काम के लिए। तो इस श्रृंखला का पहला एपिसोड मैं कर रहा हूँ धन्यवाद मनमोहन सिंह जी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या ऐसा किया जिसका फायदा आज हम लोगों को हो रहा है। अभी 2 दिन पहले निर्मला सीतारामन जी ने एक ट्वीट किया कि यूपीआई रिकॉर्ड्स 6 बिलियन ट्रांजैक्शन, यानी कि यूपीआई जैसे कि गूगल पे या फोन पे, उस पर जुलाई के महीने में 600 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं और ये आज तक का सबसे हाईएस्ट फिगर है। अक्टूबर 2019 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस पहली बार 100 करोड़ क्रॉस किए थे। निर्मला सीतारामन की इस ट्वीट का प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिप्लाई दिया। इसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि ये एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। ये कई नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को की मैं सराहना करता हूँ। कोविड के दौरान, महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान विशेष रूप से सहायक थी। 2020 में पेटीएम को हमारे देश में एक अच्छा खासा पुश मिला था। उसमें आपको याद होगा कि फुल पेज ऐड उन्होंने दिया था जिसमें मोदी जी की तस्वीर भी लगाई गई थी। इंसिडेंटली अभी जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया है कि पेटीएम डाउन है और लोगों को एक तकलीफ हो रही है ट्रांजैक्शंस करने में। यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चलाती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक कंपनी। इस कंपनी के ओनर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैं और 21 अन्य बैंक। तो पिछले 4 महीने का डेटा जिस पर निर्मला सीतारामन ने ट्वीट भी किया और प्रधानमंत्री भी खुश हो रहे हैं, वो एक बार देख लीजिए। फिर मैं एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कहानी बताऊंगा। ये है नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो कि जुलाई में 628 करोड़ यानी कि 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। और इसकी अगर वैल्यू देखें आप, वो थी 10,62,000 करोड़, यानी कि इतना पैसा इन 6 बिलियन ट्रांजैक्शंस में ट्रांसफर किया गया था। यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितनी तेजी से पिछले 5-6 साल में ग्रो किए हैं, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। 2016 में जब यूपीआई शुरू हुआ था उस वर्ष 2 करोड़ से कम ट्रांजैक्शंस हुए थे, लेकिन उसके बाद इतनी तेजी से यूपीआई बढ़ा है हमारे देश में कि पिछले साल करीब 4,600 करोड़ ट्रांजैक्शंस इस प्लेटफॉर्म पर हुए थे। और वैल्यू पर ट्रांजैक्शन किस तरह से बढ़ा है पिछले 5-6 सालों में, वो देखिए। पिछले 2-3 साल का अगर आप डेटा देखें तो लगभग पर ट्रांजैक्शन वैल्यू
करीब 1800 रुपए के आसपास सेटल हो चुकी है। अब इसका ये मतलब है कि यूपीआई ना केवल छोटे मोटे पेमेंट करने के लिए है कि सब्जी खरीदी 50 रुपया या 100 रुपया, केवल उसके लिए नहीं अब इस्तेमाल हो रहा है। इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा इस पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसका ये मतलब है कि उनको इस स्कीम पर काफ़ी भरोसा हो चुका है। क्योंकि यूपीआई 2016 में शुरू हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि ये मोदी सरकार की स्कीम थी, ये उन्हीं का प्लान था। और शायद मोदी सरकार भी, खासकर निर्मला सीतारामन जी, ये मानने लगी हैं कि ये उन्हीं की स्कीम थी, इसलिए बढ़ चढ़कर वो यूपीआई के बारे में ट्वीट करती रहती हैं। तो चलिए यूपीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन थे। इससे पहले वो मनमोहन सिंह के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके थे। रघुराम राजन ने काफी रिफॉर्म्स किए थे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, और उनमें से एक यूपीआई था। यूपीआई भी रघुराम राजन का ही ब्रेन चाइल्ड था। अपना कार्यकाल समाप्त करने से कुछ ही दिन पहले 26 अगस्त 2016 को रघुराम राजन ने यूपीआई का इनॉग्रेशन किया था, और उस मौके पर उन्होंने कहा था कि इससे भारतीय इकोनॉमी जो है वो कैशलेस फ्यूचर की तरफ बढ़ेगी और पेमेंट्स करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर 2016 में यूपीआई का उद्घाटन हो चुका था, तो जरूर ही काम इस पर बहुत पहले शुरू किया गया होगा, क्योंकि ये यूपीआई इतना कॉम्प्लेक्स मेथड है पेमेंट का कि इसमें इतना सारी बैंक्स जुड़ी हुई हैं, इतने सारे नेटवर्क्स हैं, तरह तरह के फ़ोन्स हैं, फिर भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सेफली हो जाता है। तो थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यूपीआई कैसे आया। एक और बहुत खास चीज है कि यूपीआई बहुत ही भारत स्पेसिफिक है। ये और किसी देश में यूपीआई अभी तक नहीं आया है। यहाँ तक कि यूएस भी हमसे इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यूपीआई के बारे में अभी यूएस केवल सोच रहा है, और 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। और इधर भारत अब यूपीआई को इंटरनेशनल ले जा रहा है, और इस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी अब शुरू हो गए हैं। यूपीआई का मालिक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 2008 में की गई थी। एनपीसीआई का ओनर, जैसे मैंने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 21 अन्य बैंक हैं। एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन या पेमेंट्स हिंदुस्तान में होते हैं, वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही होते हैं। यूपीआई को फीजिबल बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। तो आइए एक टाइमलाइन देखते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। 2010 में नेशनल फाइनेंशियल स्विच आया, जिससे जितने भी एटीएम थे वो आपस में बात करने लगे। आप इंटर बैंक पैसा निकाल सकते थे। उससे पहले एटीएम्स एक बैंक से ही जुड़े होते थे। उसके बाद एक आईएमपीएस जो आप बैंकिंग में यूज करते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आप लॉग इन करके इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया, जिससे आप आउट स्टेशन चेक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लोकल चेक्स की तरह आप एनकैश कराने लगे। 2012-13 के दौरान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम बना, और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। इन सब चीज़ों का प्रयोग आज भी जगह जगह होता है। 2014 से 16 के बीच में यूपीआई का लॉन्च हुआ। प्ले स्टोर पर इसकी ऐप आई, और हम आपने इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक और बहुत ही खास फैसिलिटी है एनपीसीआई की, जो सब लोग नहीं जानते हैं, वो है स्टार 99, या इसको यूडीडीएस भी बोलते हैं। ये इस मेथड द्वारा आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर डेटा कनेक्शन के। ये मैं किसी और दिन आपको इस बारे में सूचित करूंगा।
2016 में एनपीसीआई ने फास्टैग रिलीज किया और भीम एप्लीकेशन, भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर, और इसके साथ ही रुपे का क्रेडिट कार्ड भी रिलीज किया। इससे पहले रुपे डेबिट कार्ड ही अवेलेबल था। अगस्त 2018 में यूपीआई 2.0 रिलीज किया गया। इसमें खास बात ये थी कि थर्ड पार्टी एप्स अब यूपीआई का इस्तेमाल कर सकती थी, और इसके साथ ही फिर आने लगा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और अन्य प्राइवेट एप्स। और 2019 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया यूपीआई का इंटरनेशनल इंटरफेस। मार्च 2020 से यूपीआई इंटरनेशनल फॉर्मली रिलीज हो चुका है। इसका इस्तेमाल गल्फ से पैसा भेजने के लिए काफ़ी किया जा रहा है, लेकिन ये अभी अन्य देशों में अवेलेबल नहीं है। यूपीए 2 के दौरान जब मनमोहन सिंह जी ने ये स्कीम को अप्रूव किया था, तब उसमें एक बहुत खास बात थी। उसमें ये बोला गया था कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, यानी कि ये फ्री रहेंगे, और जो भी इस पर खर्चा है वो बैंक्स को उठाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो मर्चेंट को एक सर्टेन अमाउंट का पैसा बैंक को देना पड़ता है, और ये परसेंटेजेस फिक्स्ड हैं। अगर यूपीआई नहीं होता और यही ट्रांजैक्शंस हम लोग डेबिट कार्ड से करते, तो देखिए बैंक्स को कितना फायदा होना था। पिछले साल यूपीआई पर लगभग 10,62,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए थे। अब अगर यही ट्रांजैक्शन हम लोग डेबिट कार्ड से करते तो 0.6% कमीशन बैंक्स को जाना था, और तो वो बनता है लगभग 50,500 करोड़ के करीब। तो यूपीआई की वजह से बैंक्स को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि निर्मला सीतारामन जी ने अपने बजट में 2019 में ये बोला था कि यूपीआई और रुपे ट्रांजैक्शन हमारे देश में फ्री ही रहेंगे, लेकिन ये बात बैंक्स को हजम नहीं हो रही है, और इसी वजह से कुछ बैंक्स अब यूपीआई पर चार्ज करने की सोच रहे हैं। इस स्लाइड में मैं जो दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, वो कोई ऑथेंटिक सोर्स से नहीं है। ये सब अभी हवा में है और ये बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ प्लान सा बन रहा है कि यूपीआई में भी निशुल्क ट्रांजैक्शंस रहेंगे। 1,000 रुपए के नीचे 2.5 रुपया चार्ज किया जाएगा, 1,000 रुपए से ऊपर 5 रुपया, और उस पर जीएसटी भी 18% चार्ज होगा। ये चार्जेस अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं है, ना ही ये अप्रूव्ड है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो यूपीआई का बेसिक फ्रेमवर्क था कि जो गरीब जनता है वो आराम से पैसा ट्रांसफर कर ले, ये बिल्कुल उसके खिलाफ जाएगा। मनमोहन जी को तो एक धन्यवाद बनता ही है, इसलिए कि उनमें इतनी दूरदर्शिता थी कि ऐसा एक प्रणाली, एक सिस्टम बना दिया जिससे आज हम आप सब लोग इतने आराम से पेमेंट्स कर सकते हैं। मनमोहन सिंह और रघुराम राजन की टीम की दूरदर्शिता यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार किए थे। पहला तो कि पेमेंट्स उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिए थे, और दूसरा, इससे भी ज्यादा बड़ी चीज जो हुई है, वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की जो मोनोपोली थी वो उन्होंने तोड़ दी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड ज्यादातर हमारे देश में या तो वीसा के थे या मास्टर कार्ड के थे। तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो कमीशन इन दो कंपनियों को ही जाता है। यूपीआई आने से और जब हम ट्रांजैक्शन इस पर जो बढ़ते जा रहे हैं, उससे एक तरह से वीसा और मास्टर कार्ड का बिजनेस हमारे देश में श्रिंक करता जा रहा है। अब ये स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है, इसका इफेक्ट भी हम सबको लॉन्ग रन में ही पता चलेगा। तो इस सब के लिए धन्यवाद मनमोहन सिंह जी।